नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का इसमें कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहले यहाँ पर काव्यांश पूछा गया था। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश न देकर काव्यांश दिया गया था, जो कि दिया गया था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये काव्यांश दिया गया था। इससे पहला प्रश्न पूछा गया था कि इस कविता में प्रयोग किया गया है रस कौन सा है। श्रृंगार रस है, वीर रस है, भक्ति रस है या करुण रस है। तो इस कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बी है। कवियत्री की अधिकांश रचनाएं कैसी हैं? धार्मिक हैं, सामाजिक हैं या वात्सल्यपूर्ण है। तो कवियत्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो अधिकांश कविताएं हैं वो देशभक्तिपूर्ण है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या होगा? पुरुषत्वान, ये भी नहीं होगा, लड़ाकू भी नहीं होगा, पुरुषों जैसी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मर्दानी शब्द का अर्थ हो जाएगा वीरांगना। राइट ऑप्शन सी है। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजों का आक्रमण नहीं होगा। महाराष्ट्र कुलदेवी, तो महाराष्ट्र जो कि कुलदेवी थी झांसी की रानी की। 1857 का गदर, ये भी नहीं होगा। झांसी की रानी इसका शीर्षक हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। इस कविता की कवित्री का क्या नाम है? तो सबसे पहली ही लाइन में यहाँ पर दिया गया है कि झांसी की रानी कविता, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। तो इस कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर इसी प्रश्न में दे दिया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा? जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह, राज्यविहीन स्थान या अन्याय की जगह। तो अंधेर नगरी का अर्थ होगा अन्याय की जगह। राइट ऑप्शन डी है इसका। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 3 या फिर 4? तो अव्यय के जो कि 4 भेद होते हैं। राइट ऑप्शन डी है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, मूर्धा, दंत या कंठ? तो री वर्ण का उच्चारण स्थान जो कि मूर्धन्य है, मूर्धा है। राइट ऑप्शन बी है। दवाई शब्द का सही बहुवचन वाला रूप इनमें से कौन सा होगा? दवाएं, तो जहाँ पर बड़ी ई लास्ट में लगी होती है वहाँ पर छोटी ई परिवर्तन हो जाता है और यहाँ हो जाता है। तो दवाई का सही बहुवचन हो जाएगा दवाइयाँ। राइट ऑप्शन डी है। बिनु पग चले बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार, विभावना, असंगत या फिर विषय सूक्त? तो इन पंक्तियों में विभावना अलंकार है। राइट ऑप्शन बी है इसका। इति, इति शब्द युग्म का सही विकल्प इनमें से चुनिए। तो इति का अर्थ होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है बाधा। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा इसका। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी है? घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, ये भी गलत है। घर की मुर्गी दाल बराबर या घर खीर तो बाहर खीर, ये भी गलत। घर का वेदी लंका ढाए, ये इसकी लोकोक्ति हो जाएगी। राइट ऑप्शन डी है। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। राइट ऑप्शन डी है इसका। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो देवता नहीं है, ये तो हो जाएगा आपका जाना भी नहीं है, क्रिया है। कौन? ये सर्वनाम है। तो सुंदर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए है इसका। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। राइट ऑप्शन ए है। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम करना,
या असहनीय पीड़ा होना, तो अंगारे बरसना इसका अर्थ होगा कड़ी धूप होना। राइट ऑप्शन सी है इसका। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्त में धर्म शब्द का अर्थ क्या होगा? सत्कर्म हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा, मजहब होगा या फिर गुण हो जाएगा? तो इसमें धर्म शब्द का अर्थ गुण हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? पुष्प होता है, अरण्य होता है, वन होता है या फिर विहिप होता है? तो विहिप नहीं होता है और पुष्प भी नहीं होता है। यहाँ पर या तो इस क्वेश्चन में सभी को नंबर मिलेंगे या फिर आयोग के द्वारा अरण्य सही माना जाएगा, क्योंकि वन कानन का पर्यायवाची अरण्य भी होता है और वन भी होता है, दोनों एक ही है यहाँ पर, बी और सी ऑप्शन। लेकिन वन जो कि कभी कभी छोटे जो वन होते हैं उनके लिए उनका पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ पर अरण्य सही हो सकता है या सभी को नंबर दिया जा सकता है। तो इसका बी सही होगा हमें लगता है जहाँ तक। अगला प्रश्न है, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कांति का अर्थ होता है चमक और क्लांति का अर्थ होता है थकावट। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? पागलपन नहीं होगा, अध कपारी जैसे रोग भी नहीं होंगे, आधा भी नहीं होगा। तो आदि का अर्थ इसमें होगा मानसिक कष्ट। करेक्ट ऑप्शन सी है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों का, अन्य पुरुष का, उत्तम पुरुष का या प्रथम पुरुष का? तो मुझे बारिश में मुझे यानी कि इसका हो जाएगा मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। तो ये उत्तम और प्रथम दोनों पुरुष हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय और उपसर्ग से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें इत प्रत्यय होगा। करेक्ट ऑप्शन सी है। प्रत्यय जो कि किसी शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार, डॉक्टर देवराज या राजेंद्र यादव? तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी है। राइट ऑप्शन ए है। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा? स्पर्श नहीं होगा, विशेषज्ञ भी नहीं होगा, मूर्ख भी नहीं होगा। अभिज्ञ यानी कि जानकार, इसका विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है? सुग्रीव, ग्रीष्म, शिशिर या शिरोधाचार्य? तो शिरोधाचार्य, ग्रीष्म भी नहीं होगा, सुग्रीव भी नहीं होगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु शिशिर कहलाती है। करेक्ट ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से खर्च, मात्र और चुपचाप ये विशेषण नहीं है, निपट विशेषण है। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। मेहनत, आहार, चाहत या रंगत? तो इनमें से मेहनत, चाहत और रंगत ये तीनों जो कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन आहार पुल्लिंग शब्द है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो कि दंत है। करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक है, कारणवाचक है, परिणामवाचक है या फिर संबंधवाचक है? तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो लाचार किस लिए है? तो अंधा है, क्योंकि कारण है यहाँ पर, तो कारणवाचक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, ये भी गलत है। मैं गाने का व्यायाम, ये भी। मैं गाने की कसरत, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, गाने के लिए अभ्यास होगा सही शब्द। राइट ऑप्शन डी है। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। करेक्ट ऑप्शन सी है। यहाँ पर दोनों और निर्भय भी कई सारे अभ्यर्थी ये ऑप्शन टिक करके आए होंगे, तो ये गलत है। अभय का अर्थ होता है निर्भय, ठीक है, और उभय का अर्थ होता है दोनों, इधर उधर दे दिया है। तो राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो विधुरी, विधुराइन, विधुरानी। तो विधुर का स्त्रीलिंग शब्द होगा विधवा, यानी कि जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो उसके लिए विधवा एक शब्द हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और विधुर जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो उसके लिए एक शब्द विधुर हो जाएगा।
तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो उपविराम इसमें नहीं होगा, कोष्टक भी इसमें नहीं होगा, पूर्ण विराम भी नहीं होगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तुम कब आओगे। तो राइट ऑप्शन डी है। कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृताकृत में कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो कृताकृत में यहाँ पर कर्मधारय समास है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग किया गया है? तो आज नागरिकों के द्वारा आ गया, कर्मवाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, छात्रों द्वारा, ये भी गलत है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इनमें से कर्तवाच्य वाक्य होगा ऑप्शन नंबर बी कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। राइट ऑप्शन बी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम चिन्ह कई बार अपनी वीडियो में प्रैक्टिस सेट में बताया गया है कि अर्धविराम और अल्पविराम में क्या अंतर है। तो अर्धविराम इनमें से ऑप्शन नंबर डी में है। अर्धविराम में ऊपर बिंदी लगी रहती है, लेकिन अल्पविराम ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें बिंदी ऊपर नहीं लगी रहती है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। और ये फुल स्टॉप जो कि हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। साथियों, कर्तवाच्य से पहली शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे आने वाले जो भी एग्जाम हैं, शिफ्ट हैं, उन सभी के लिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोनों का पेपर का जो लेवल आया है हिंदी का वो लगभग सेम जैसा आया है, इधर उधर नहीं आया, बहुत बढ़िया पेपर आ रहा है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।